जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस कपकपाती हुई ठंडी का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे निर्यात संवर्धन की दिशा में उठाए गए संस्थागत कदम पार्ट 2। पिछले लेक्चर में कल जो मैंने लिया था उसमें भी मैंने संस्थागत कदम के बारे में आपके साथ चर्चा किया था, जिसमें हम ईपीजेड के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, या दो के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे शॉर्ट में हम ईपीआईपी कहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने किए जा रहे अभिनव प्रयासों के क्रम में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने किए जा रहे अभिनव प्रयासों के अनुक्रम में 1994 में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की योजना लाई। ईपीआईपी का कंसेप्ट भारत सरकार कब लाई? 1994 में लाई। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीजेड का एक लघु प्रारूप भी है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीजेड का एक लघु प्रारूप भी है। आपसे कोई पूछता है कि ईपीआईपी क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ईपीआईपी एक विशेष प्रकार का औद्योगिक सह विपणन क्षेत्र है जिसकी स्थापना और विकास केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता और यहाँ पर औद्योगिक एवं विपणन इकाइयों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए आमंत्रित किया जाता। तो वी कैन से दैट ईपीआईपी ईपीआईपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है, परंतु इसका क्रियान्वयन स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा किया जाता। इसके माध्यम से भारत सरकार निर्यात संवर्धन में
राज्यों को सहभागी बनाना चाहती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार निर्यात संवर्धन में राज्यों को सहभागी बनाना चाहती है। आपसे पूछा जाए कि ईपीआईपी का उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन। निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन। निर्यात संवर्धन और रोजगार। दूसरा उद्देश्य है निर्यात में राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा देना। निर्यात में राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा देना। सहभागिता को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। निर्यात में राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। हमने बताया कि ईपीआईपी के दो उद्देश्य, पहला निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन में राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा देना। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर, लक्ष्य को लेकर के भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन की योजना शुरू की गई। ईपीआईपी की योजना शुरू की गई। ईपीआईपी की स्थापना केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें करती। केंद्र सरकार ईपीआईपी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सब्सिडी, आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ईपीआईपी के संदर्भ में राज्यों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती। ईपीआईपी के लिए जमीन अधिग्रहण करने का उत्तरदायित्व, कानून एवं व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था सुलभ करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता। यहाँ पर केंद्र सरकार टोटल रिस्पांसिबिलिटी राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। अंडरस्टूड? तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्यात की प्रक्रिया में अग्रगामी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके माध्यम से देश का पहला ईपीआईपी 1997 में राजस्थान के जयपुर जिले में सीतापुरा में स्थापित किया गया, जो रत्न एवं आभूषणों के लिए स्थापित किया गया। देश का पहला ईपीआईपी राजस्थान के जयपुर जिले में सीतापुरा में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार और वहां की एक वित्तीय कंपनी रीको की तत्वाधान में संयुक्त रूप से किया गया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और रीको के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में ईपीआईपी की प्रदेश का पहला ईपीआईपी जयपुर में स्थापित किया गया। ईपीआईपी की अवधारणा जापान से ली गई है। ईपीआईपी सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी बनाया जा सकता है। ईपीआईपी मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए भी बनाया जा सकता है।
ईपीआईपी में स्थापित इकाइयों को विशेष रियायत, छूट और इंसेंटिव दी जाती है। ईपीआईपी से जो लाभ जनित होता, उत्पन्न होता, वह राज्य सरकार लेती है। केंद्र सरकार उस लाभ को नहीं लेती। केंद्र सरकार ऐसा करके राज्यों को निर्यात की दिशा में अग्रगामी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित की। तो मित्रों, यह आपका एपीआईपी के बारे में मैंने बताया। अब आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर, आर्थिक विकास केंद्र। आर्थिक विकास केंद्र, एक्सपोर्ट ग्रोथ केंद्र, एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर या क्या, एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर का कंसेप्ट भी 1994 में लाया गया। एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर का कंसेप्ट भी 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर ऐसे शहरों को एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर के रूप में ऐसे शहरों को के विकास पर बल दिया गया है जो पहले से ही किसी उत्पाद विशेष के लिए जाने जाते हैं, जहां से पहले से ही किसी वस्तु विशेष का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा, वहां औद्योगिकीकरण पर्याप्त मात्रा में हुई हो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देकर के और अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता। तो ऐसे शहरों को निर्यात विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना लाई गई। जैसे अलीगढ़ की बात हम करें तो अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए पहले से ही जाना जाता है। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए पहले से जाना जाता, तो अलीगढ़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा करके ताला उद्योग को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करके, तकनीक उपलब्ध करा करके, इंसेंटिव प्रदान करके ताला उद्योग का विकास अलीगढ़ में और अधिक किया जा सकता, क्योंकि अलीगढ़ के तालों की एक विश्वसनीयता मार्केट में बनी। तो इन सब को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने 1994 में 1994 में 20 एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर बनाने का निर्णय लिया। कोई नया नहीं था, जो पहले से विकसित कस्बे थे, टाउन थे, उनको और विकसित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक अनूठी पहल की गई। अंडरस्टूड। तो यह निर्यात प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। क्लियर हुआ? इसके बारे में हम आपको बताया कि निर्यात विकास केंद्र जो है पहले से स्थापित विकसित औद्योगिक शहरों को और अधिक सुविधा प्रदान करके और अधिक बेहतर उनको तकनीक प्रदान करके और प्रोत्साहन विकसित करके उसे मोर प्रोडक्टिव, मोर प्रॉफिटेबल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। देश का पहला ईपीआईपी, देश का पहला ईपीआईपी कहाँ स्थापित किया गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से कहाँ स्थापित किया गया? देश 4 विकल्प है।
सीतापुरा, जयपुर। बी, नानगुनेरी, तूतीकोरन। पोशीतारा, अहमदाबाद। सांता क्रूज, मुंबई। यह देश के चार जो हैं, मैंने विकल्प दिया कि देश का पहला ईपीआईपी कहाँ बनाया गया। तो मित्रों, देश का पहला ईपीआईपी जयपुर के सीतापुरा में बनाया गया। रत्न एवं आभूषणों के लिए बनाया गया। नानगुनेरी, पोशीतारा और सांता क्रूज में सेज और ईपीजेड बनाए गए हैं। अंडरस्टूड। यह एक प्रश्न हो। दूसरा प्रश्न हमारा है ईपीआईपी। ईपीआईपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईपीआईपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ईपीआईपी की अवधारणा जापान से ली गई है। ली गई है। ईपीआईपी की अवधारणा जापान से ली गई है। दूसरा, ईपीआईपी की अवधारणा जापान। दूसरा, ईपीआईपी केंद्र प्रायोजित योजना है। ईपीआईपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा, ईपीआईपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा पॉइंट, ईपीआईपी का ईपीआईपी सब्सिडी आधारित योजना है। सब्सिडी आधारित योजना है। चौथा विकल्प, ईपीआईपी में राज्यों की सहभागिता नहीं है। सहभागिता नहीं है। यह हमारा प्रश्न है। There is no participation of states in EPIP। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा उपरोक्त में कितने कथन सही हैं। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं। कथन सही है। आपको विकल्प दिया जाएगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। यह प्रश्न, यह आपके पास 4 विकल्प है। अब हम इस पर आते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है ईपीआईपी की अवधारणा जापान से ली गई है। यह करेक्ट है मित्र, पहला स्टेटमेंट का। दूसरा, ईपीआईपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भी करेक्ट है। तीसरा, ईपीआईपी सब्सिडी आधारित योजना है। यह भी आपका करेक्ट है। चौथा, ईपीआईपी में राज्यों की कोई भूमिका नहीं। यह गलत है। ईपीआईपी को क्रियान्वित करने का काम
केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा ईपीआईपी को क्रियान्वित किया जाता है। तो ईपीआईपी को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों की महती भूमिका है। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार तीन, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। केवल तीन स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हुआ यह स्टेटमेंट? अब आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेड पॉइंट, व्यापार बिंदु। ट्रेड पॉइंट, व्यापार बिंदु। ट्रेड पॉइंट, व्यापार बिंदु। देखिए, व्यापार बिंदु, ट्रेड पॉइंट की स्थापना 1994 में नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में की गई। 1994 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में की गई। ट्रेड पॉइंट, व्यापार बिंदु की स्थापना 1994 में नई दिल्ली में की गई। अब प्रश्न उठता है कि व्यापार बिंदु क्या? व्हाट इज द ट्रेड पॉइंट? ट्रेड पॉइंट इज ए इंफॉर्मेशन सेंटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। व्यापार बिंदु एक सूचना केंद्र है। किसके संदर्भ में? विदेशी व्यापार के संदर्भ में। विभिन्न देशों की व्यापारिक नीतियां क्या है, विभिन्न देशों द्वारा व्यापार के संदर्भ में योजनाएं क्या चलाई जा रही है, विभिन्न देशों में व्यापार, विभिन्न वस्तुओं पर प्रशुल्क किस दर से लगाया जाए, इन सब के बारे में निर्यातकों और आयातकों को इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1994 में नई दिल्ली में निर्यात व्यापार केंद्र की स्थापना किया। तो आपसे पूछा जाए कि निर्यात व्यापार केंद्र क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यापार केंद्र विदेशी व्यापार से संबंधित विषयों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने का एक संस्थागत तंत्र है। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों और आयातकों को वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार के संदर्भ में जो नीतिगत संस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं उससे जानकारी उपलब्ध कराना। दैट इज कॉल्ड व्यापार केंद्र। अब हम डिस्कस करेंगे कृषि निर्यात, कृषि निर्यात क्षेत्र, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात क्षेत्र, कृषि निर्यात क्षेत्र, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात क्षेत्र, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर के भारत सरकार द्वारा अपनी विदेशी पूरक वाणिज्यिक नीति 2001 में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा लाई। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में लाई गई। देश का पहला कृषि निर्यात क्षेत्र अमृतसर में बासमती चावल के लिए बनाया गया। देश का पहला कृषि निर्यात क्षेत्र अमृतसर में बासमती चावल के लिए बनाया गया है। अंडरस्टूड।
बासमती चावल के लिए बनाया गया है? बासमती चावल के लिए बनाया गया। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा इजराइल से ली गई है। अभी हमने 3 फैक्ट आपको बताया कि कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा 2001 में लाई गई। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा इजराइल से ली गई। तीसरा, कृषि देश का पहला कृषि निर्यात क्षेत्र पंजाब के अमृतसर में बासमती चावल के लिए बनाया गया। पंजाब के अमृतसर में बासमती चावल के लिए बनाया गया। अंडर स्टोर आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कृषि निर्यात क्षेत्र अमृतसर में बासमती चावल। प्रश्न है कि कृषि निर्यात क्षेत्र होता क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन? कृषि निर्यात क्षेत्र एक विशेष प्रकार का कृषि सह औद्योगिक एवं विपणन क्षेत्र होता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन इज एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जोन होता है। इज ए कमर्शियल जोन जहां पर कृषि फसलों के उत्पादन के कृषि औद्योगिकीकरण के संदर्भ में, कृषि पदार्थों के विपणन के संदर्भ में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर संस्थागत सुविधाएं, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधा हो, बैंकिंग की सुविधा हो, मार्केटिंग सेंटर की सुविधा हो, सब कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि किसान अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो। कृषि निर्यात क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाती है, विपणन केंद्रों की स्थापना की जाती है, कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाती है, कृषि शोध केंद्रों की स्थापना की जाती है, बैंकों की स्थापना की जाती है। इनके माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाती है। अंडर स्टोर आगे बढ़ते हैं। कृषि निर्यात क्षेत्र जो होता है कृषि का आधुनिकीकरण की दिशा में एक उठाया कदम है। कृषि को औद्योगिकीकरण के तरफ ले जाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन का अवसर मिलता, किसानों की आय में वृद्धि होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है इत्यादि। तो कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करके केंद्र सरकार द्वारा कृषि में नव गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया जाता। अंडरस्टूड आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है फ्री ट्रेड वेयरिंग हाउसिंग जोन। फ्री ट्रेड वेयरिंग हाउसिंग जोन मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र। मुक्त व्यापार भंडारण भंडारण क्षेत्र। मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र। देखिए, देश में व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, देश में व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भंडारण क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है।
1998 की वार्षिक विदेश व्यापार नीति में इसका प्रावधान किया गया। कहा गया कि देश में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों को निवेश करने की अनुमति दी गई है। जिसमें घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों की अनुमति होगी। मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र केवल नॉन ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा की स्थापना। मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की स्थापना केवल नॉन ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इनकी स्थापना ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा नहीं किया जाएगा। मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। अंडरस्टूड। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की योजना कब लाई गई, तो आप कहना 1998 में लाई गई। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना का ऑब्जेक्टिव जो है, इस योजना देश में भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करना, जिससे कि व्यापार के लिए वस्तुओं का स्टोर किया जा सके। आप देखते हो कि टाइम टू टाइम, समय समय पर यह न्यूज आती है कि पंजाब या हरियाणा में खुले आसमान के नीचे रखे रखे गेहूं सड़ गया। लेकिन भंडारण क्यों सड़ गया? भंडारण सुविधाएं नहीं थी। तो अगर देश में भंडारण सुविधाएं पर्याप्त होती तो यह स्थिति नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्यात को टारगेट करते हुए देश में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की स्थापना के लिए भी कदम उठाया। अंडरस्टूड। इससे देश में रोजगार सृजन भी होगा। इससे देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है इत्यादि। क्लियर हुआ? भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्यात परिषदें भी बनाई गई हैं। निर्यात परिषदें देश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्यात परिषदें भी बनाई गई हैं। क्लियर हुआ? अलग अलग परिषद, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अलग है, कृषि उद्योग के लिए अलग है। इसमें भी अलग अलग वस्तुओं को ध्यान में रख करके परिषदें बन। सभी परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। यह परिषदें सलाहकारी होती हैं। इन परिषदों द्वारा सरकार को सलाह दी जाती है कि आप किस प्रकार किन वस्तुओं का निर्माण करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह परिषदें निर्यात प्रसंस्करण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र की भी स्थापना की गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट 2000 में लाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हम कुछ दिन पहले एक विशेष लेक्चर लिया था, जिसमें हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जो कानून बनाया गया वह क्या है, वह सब कुछ हमने आपको डिस्कस किया है। इसलिए उसको यहाँ पर हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आप पिछले हमारे लेक्चर को YouTube पर मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्लास 1,
उसको करके आप देख सकते हैं। उसमें आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अंडर स्टूड हुए आप। अब थोड़ा सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हम सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू डिस्कस करेंगे जो उस लेक्चर में नहीं है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र के सकारात्मक पहलू, विशेष आर्थिक क्षेत्र के सकारात्मक पहलू। देखिए, इस मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव पहलू क्या, इसके लाभ क्या। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा निर्यात को बढ़ावा देने को, तो इसका सकारात्मक पहलू इसके उद्देश्यों में ही छिपा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से देश में उत्पादन में वृद्धि, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से देश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निर्यात जब बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि होगी। पहला हमने बताया औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, दूसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि। तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा, देश में निजी निवेश बढ़ेगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ने से एक तरफ देश में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर्याप्त होगी। जब विदेशी निवेशक देश में आएगा तो वह अच्छी क्वालिटेटिव तकनीक को लेकर आएगा, जिससे देश में प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। विदेश स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जब डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जब होगा तो इससे जो है रोजगार उत्पन्न होगा, तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी में कमी आएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव दो तरह से कम होगा। एक तरफ कंज्यूमर उत्पादों पर सरकार खुद फोकस न करके, खुद निवेश न करके निजी उद्योगपतियों से कराएगी, तो सरकार के पास जो संसाधन है, सरकार उन संसाधनों का प्रयोग सोशल सिक्योरिटी पर करेगी, सोशल वेलफेयर पर करेगी, देश की सिक्योरिटी पर करेगी, देश में कानून एवं व्यवस्था के निर्माण में करेगी, एक तरफ। दूसरी तरफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन से, कार्य करने से देश में उत्पादन और व्यापार बढ़ेगा, तो सरकार को पहले की तुलना में अधिक कर राजस्व मिलेगा। सरकार को जब अधिक कर राजस्व मिलेगा तो सरकार सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी पर भी अधिक पहले की तुलना में खर्च करे, तो इससे वेलफेयर स्टेट को मोटिवेट, वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा मिलेगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। अंडरस्टूड। तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के कुछ सकारात्मक।
वहीं विशेष आर्थिक क्षेत्र के नकारात्मक पहलू हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से देश में एग्रीकल्चर लाइन में कमी आएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र के बनने से देश में एग्रीकल्चर लैंड में कमी आएगी, कृषि भूमि में कमी आएगी। जब कृषि भूमि में कमी आएगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, जिससे भविष्य में एक नई चुनौती उत्पन्न होगी। जिससे भविष्य में एक नई चुनौती उत्पन्न होगी। वह चुनौती खाद्य सुरक्षा को लेकर होगी, वह चुनौती भूखमरी को लेकर होगी। यह एक समस्या आएगी। तो इस पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से देश में औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, उससे अधिक आय प्राप्त होगी। तो उससे प्राप्त होने वाली आय को हम कृषि क्षेत्र में निवेश करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। भारत में अभी प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरी एक यह तर्क दिया जाता, दूसरा तर्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लोग यह भी देते हैं कि अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण एग्रीकल्चर लैंड में कमी आती है, खाद्यान्न उत्पादन कम होता है, तो हम विदेशों से अनाज आयात कर लेंगे और लोगों को सप्लाई करेंगे। वह तर्क पश्चिमी यूरोप के देशों को देते हैं कि जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर यूरोप का कोई भी देश इतना खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता कि अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके, परंतु वह औद्योगिकीकरण के कारण विदेशों से अनाज आयात आसानी से कर लेता है। परंतु वह भूल जाते हैं कि भारत लग्जमबर्ग नहीं है, भारत इटली नहीं है जहां की जनसंख्या बहुत कम है। भारत में कई यूरोप की जनसंख्या समाहित हो जाएगी। भारत के लोगों की उदर की पूर्ति आयातित अनाजों से नहीं हो सकती। यह एक महत्वपूर्ण और यह एक चिंतनीय प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार करना होगा। एग्रीकल्चर लैंड उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, नगरीकरण बढ़ रहा, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, तो इसके कारण एग्रीकल्चर लैंड कम होगी। तो कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं, फूड मैनेजमेंट को करें, इस पर हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अंडरस्टूड। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बढ़ने के कारण देश में रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं लगाए स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में आज हम कहें कि बिहार में आज तक एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना नहीं हुई। इसके कारण कहीं न कहीं जो है क्षेत्रीय विषमता भी उत्पन्न होगी, स्वाभाविक। तो यहीं पर सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्र में के विकास के लिए, रीजनल इनइक्वालिटी उत्पन्न होने के लिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से सरकार को टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी तत्कालिक तौर पर, क्योंकि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र को टैक्स हॉलीडे भी दे रही है, कर में छूट भी दे रही, परंतु इस दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इसके कारण देश में इतना निवेश होगा कि वह क्षतिपूर्ति मैनेज हो जाएगी। यह प्रॉब्लम विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, देश में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर के देश में दो तरह की विचारधारा, एक विचारधारा निजीकरण का विरोध करती है, विदेशी पूंजी का विरोध करती है, दूसरा समर्थन के। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं
विशेष आर्थिक क्षेत्र के सकारात्मक पहलू अधिक हैं, नकारात्मक पहलू कम हैं। तो भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उनके जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर के मैंने प्रमुख संस्थागत कदमों के बारे में अभी हम चर्चा आपके साथ आज किया। आगे हम निर्यात संवर्धन के लिए उठाए गए जो नीतिगत कदम है उनके बारे में भी अगले लेक्चर्स में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जय हिंद।